हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज आकाश जौहरी और आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। उसमें हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। सो वील कवर सम स्पेशल एंगल्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। और उसके बाद हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 5 चीजें जो हमें मेजरली कवर करनी है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड रेशियोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Trigonometry is a thing that is used only for a right angled triangle. So trigonometry जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक right angled triangle गिवन होगा। Let's name it ABC. So basically trigonometry से पहले आपको थोड़े से prerequisites पता होने चाहिए। तो उस prerequisites में एक चीज है, बिल्कुल ही बेसिक चीज है कि एक तो ट्राइंगल के बेसिक प्रॉपर्टीज साइड्स और एंगल से रिलेटेड। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए रेशो का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। एंड थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ चीजें। एक ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दैट इज ट्रू इन एनी ट्राइंगल। दैट बेसिकली मीन्स कि जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। सो अगर हम जैसा मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं, तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, इसमें एंगल बी अगर ऑलरेडी 90 डिग्रीज है तो इसको अगर मैं 90 डिग्रीज पुट कर दूं, सो इसका मतलब होता है कि हमारे पास बाकी जो दोनों एंगल्स बच रहे हैं इनका सम भी 90 डिग्रीज होगा। ठीक है। सो ट्राइंगल की एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेसिक चीज होती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके ऑपोजिट वाली साइड को, यानी अगर ये 90 डिग्री एंगल है हमारा तो इसके ऑपोजिट साइड हुई AC इस केस में। सो इस वाली साइड को जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो एक चीज हो गई ये, और बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं उनको बोलते हैं बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है वो अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल। सो जैसा मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए एक प्रीरेक्विजिट है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि तीनों जो साइड्स हैं उनमें से एक को हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, एक को हम बोल रहे हैं बेस और एक को हम बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर साइड है उसका स्क्वायर करूं और जो बेस साइड है उसका स्क्वायर करूं और उन दोनों को ऐड करूं तो वो होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AB का स्क्वायर यानी एक ये साइड p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक कोई साइड परपेंडिकुलर होगी एक कोई साइड बेस होगी। सो पाइथागोरस थ्योरम सेज कि इस ट्रायंगल के लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये है हमारी बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको प्रीरेक्विजिट बताई थी, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। रेशो क्या होता है? बेसिकली कोई अलग चीज नहीं है, बस किन्हीं भी दो चीजों को अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसे हम रेशो की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं लेट्स से मैं A की वैल्यू ले लेता हूं 7 और B की वैल्यू ले लेता हूं 10। सो अगर मैं A को B से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं A by B इज इक्वल टू 7/10, या मैं इसको 7:10 भी लिख सकता हूं। ये सब लिखने के तरीके हैं, तो इसको बस रेशो बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि हम किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस, जैसा मैंने बताया था कि उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, तो हम किस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, किस साइड को बेस। सो हम दोबारा से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने दोबारा वैसा सही सेम ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ABC। सो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्रीज हो सकता है, दो एंगल 90 डिग्रीज नहीं हो सकते। जो भी एंगल 90 डिग्री होगा, जो भी राइट एंगल होगा, उसके ऑपोजिट जो साइड है दैट वुड बी द हाइपोटेन्यूज। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो भी हाइपोटेन्यूज ही होती है।
ठीक है। सो इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो AC हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा हमारी बाकी दो साइड्स बचती हैं, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। सो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर हम एंगल C की बात कर रहे हैं, सो एंगल C के लिए देखिए कि एंगल C जो है वो दो साइड्स के बीच में आ रहा है, एक AC और एक BC। तो जिस साइड के पॉइंट्स में एंगल C नहीं आ रहा, यानी कि एंगल C के ऑपोजिट वाली साइड, उस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इस केस में हमारा जो AB होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर, और जो एंगल C के साथ जो साइड है, एंगल C के एडजेसेंट जो साइड है, उस साइड को बोलते हैं हम बेस। अब हम एंगल A के लिए चेक कर लेते हैं। अगर यही सेम ट्राइंगल मैं दोबारा से बनाऊं, ये 90 डिग्री है, एंगल A ये है, एंगल B है और एंगल C है, और अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगी उसके ऑपोजिट वाली साइड यानी BC। सो इस केस में हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा, चाहे हम एंगल A की बात कर रहे हो या हम एंगल C की, पर इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और एंगल A के लिए बेस हो जाएगी ये वाली साइड। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है कि पहले से प्री डिफाइंड कोई वैल्यूज हैं, कोई उनकी टर्म्स हैं जो कि हमें जाननी बहुत जरूरी है और उनको हमें याद करना पड़ेगा, जिनका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा याद करने का। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने एक ट्राइंगल लिया है XYZ, इसमें 90 डिग्री एंगल है हमारा Y, तो हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था। तो Y के ऑपोजिट वाली जो साइड है यानी XZ, वो हमारी हो गई हाइपोटेन्यूज। सो आगे के रेशियोज हम डिफाइन करने के लिए हम P, B और H की टर्म्स में यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में बात करेंगे कि हमें बार बार साइड्स का नाम ना लिखना पड़े, ठीक है। सो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है H और हमारा कंसर्न एंगल है एंगल X, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया X के ऑपोजिट वाली साइड दैट इज YZ, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। एंड X एंगल हमारा कंसर्न एंगल है, तो इसके लिए बेस हो गई बची हुई तीसरी साइड यानी कि X के एडजेसेंट जो साइड थी, सो XY जो साइड है वो हमारी हो गई बेस, ठीक है। सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम शुरू करते हैं। हमारे पास 6 रेशियोज हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास साइन, SIN। तो हम जैसे ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऐसे आपके पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम पढ़ेंगे। सो साइन हो या कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, सिर्फ साइन लिखने का कोई मतलब नहीं होता। साइन जब भी लिखा जाएगा तो उसके साथ में हमेशा एंगल का नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा था कि जिस भी एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसकी वजह से उसका परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो जैसे इस ट्राइंगल के लिए मैं लिख रहा हूं साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब साइन ऑफ एक्स। ये साइन और एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये साइन एक्स हमेशा साथ में ही आएगा, सिर्फ साइन लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक्स एक एंगल है जिसकी कोई एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, एनीथिंग, और उसके साइन की बात हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो इसका मीनिंग आपको क्लियर होता जाएगा। किसी भी एंगल के साइन का मतलब होता है कि वो जो एंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइन एक्स है, एक्स के कंसर्न जो परपेंडिकुलर है और एक्स के कंसर्न जो हाइपोटेन्यूज है, उसका रेशियो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो हमारे साइन एक्स की वैल्यू होगी एक्स के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज YZ, और इस ट्राइंगल के लिए जो भी हाइपोटेन्यूज है दैट इज XZ। सो जो भी इन दोनों वैल्यूज का रेशियो होगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ साइन एक्स फॉर दिस ट्राइंगल। ऐसे दूसरा हमारे पास रेशियो है cos, COS। cos भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, cos के साथ हमेशा एक एंगल आएगा, हमारे केस में एंगल x। सो cos x की डेफिनेशन क्या है? जैसे इसमें था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही cos x की डेफिनेशन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो जैसे हम x की बात करते हैं, एंगल x के लिए बेस की वैल्यू क्या है? XY, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? XZ, ठीक है। सो साइन x की वैल्यू हुई YZ बाय XZ, cos x की वैल्यू हुई XY बाय XZ। तो जैसा कि हमने देखा था कि क्योंकि x एंगल होने से हमारे P और B डिफाइन होते हैं, यही चीज अगर मैं Z एंगल के लिए बात करता तो हमारे P और B चेंज हो जाते हैं। ये डेफिनेशन सेम रहती, साइन Z की भी अगर मैं बात करता तो दैट वुड बी P बाय H, बट वहां पे जो P है वो एंगल Z के लिए P होगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं लिख के दिखा देता हूं, साइन ऑफ Z दिस वुड बी अगेन P बाय H,
बट यहाँ पे जो P है वो कंसर्न एंगल का P है, P इज परपेंडिकुलर, यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो कंसर्न एंगल Z का परपेंडिकुलर है। सो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके ऑपोजिट वाली साइड, यानी कि XY। और हाइपोटेन्यूज चाहे मैं ये एंगल लूं या मैं ये एंगल लूं, हाइपोटेन्यूज हमारे लिए सेम ही रहती है, दैट इज XZ। ठीक है, सो ये चीज होगी साइन Z। अभी हम x के लिए कंसर्न बात कर रहे हैं, वैसे ही सेम चीज हम Z के लिए भी बना सकते हैं। जो 90 डिग्री एंगल जो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो राइट एंगल है उसके कभी भी हम साइन कॉस टैन की बात नहीं करेंगे। जो भी साइन कॉस टैन की बात होती है वो 90 डिग्री के अलावा बाकी जो दो एंगल्स बचते हैं उनमें से किसी एक एंगल की बात हो रही होती है। ओके, सो अगला रेशियो जो हम पढ़ने वाले हैं साइन और कॉस के बाद, दैट इज टैन। जैसे साइन को हमने डिफाइन किया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ द कंसर्न्ड एंगल, कॉस को हमने डिफाइन किया था बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हम टैन को डिफाइन करेंगे, जैसा मैंने बताया था साइन के साथ हमेशा एंगल लगेगा, कॉस के साथ एंगल लगेगा, ऐसे टैन के साथ भी एंगल लगेगा x। तो tan x वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो कंसर्न एंगल के होंगे, दैट इज x के। तो हमारे एग्जांपल में x के लिए परपेंडिकुलर कौन है, yz, और x के लिए बेस कौन है, xy। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है tan की। तो एक और चीज आप देख सकते हो कि sin x की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं sin x को cos x से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से हाइपोटेन्यूज काट दूं तो मेरे पास बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा क्या है, tan x। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है कि sin x बाय cos x हमने यहां से शुरू किया था, sin x की वैल्यू लिखी, cos x की वैल्यू लिखी, दैट कम्स आउट टू बी p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि मतलब है tan x का। यानी कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारा यूज होता है। सो अभी तक हम तीन रेशियोज पढ़ चुके हैं, साइन, कॉस और tan। अब हम बाकी के तीन रेशियोज पढ़ेंगे, जिनमें से पहला रेशियो है कोसेक, COSEC। अगर कोसेक ऑफ x मेरे को लिखना है तो दैट इज 1 अपॉन साइन x। जो हम तीन रेशियोज पढ़ चुके हैं, साइन x, कॉस x और tan x, ये तीन हमारे मेजर रेशियोज हैं। बाकी के जो तीन रेशियोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, सो कॉस x हमारा साइन x का रेसिप्रोकल है। ऐसे ही हमारे पास एक है सेक x जो हमारा cos x का रेसिप्रोकल है, और ऐसे ही हमारे पास है cot x जो कि हमारा tan x का रेसिप्रोकल है। तो जैसे sin x की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप समझ सकते हो कि cosec x जो कि इसका रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू आएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे cos x की वैल्यू थी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec x की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही tan x की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot x की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये तीन होगा हमारे मेजर रेशियोज, sin x, cos x, tan x, और ये तीन इनके रेसिप्रोकल्स cosec x, sec x और cot x। तो अभी तक जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सबको एक बार हम समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं उनको याद करने का एक अच्छा तरीका। तो हमें जो तीन मेजर रेशियोज पढ़ने हैं, दैट आर साइन, कॉस और टैन। सो हमारे पास एक लाइन है जिसको, जो हमारे पास तीन रेशियोज हैं, इसको याद करने का अलग अलग सा तरीका है। एक लाइन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक लाइन है जिससे आप इनिशियली जब हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए नए हैं तो हम इस लाइन को यूज कर सकते हैं रेशियोज याद करने के लिए, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली इनको यूज करते जाएंगे, तो हमें ये चीज बोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बहुत नेचुरली ये याद हो जाएगा कि साइन, कॉस और टैन का मतलब क्या है। तब तक के लिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें ऐसे एक डिवाइड का साइन लगा दीजिए। तो ये जो फर्स्ट वाला रेशियो है दैट इज साइन, सेकंड वाला रेशियो दैट इज कॉस, एंड थर्ड वाला रेशियो दैट इज टैन। सो मैं इनके नाम लिख देता हूं ऊपर।
ये याद करने का तरीका है। एक और चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन के साथ हमेशा कोई एक एंगल लगा होगा, साइन के साथ एंगल ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, पी हो सकता है, कभी कभी थीटा लगा देते हैं। तो थीटा से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, थीटा इज जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट एन एंगल। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं तो इसको मैं साइन एक्स बोलूं या मैं इसको साइन थीटा बोलूं, एक ही बात है। ठीक, एक और चीज, एक और टर्म जो आप कई जगह पे देखेंगे, दैट वुड बी साइन स्क्वायर ए। इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन और साइन स्क्वायर, इसको, ये साइन स्क्वायर कोई एक चीज नहीं है, जैसे मैंने बताया था साइन इकलौता एग्जिस्ट नहीं करता, साइन के साथ कोई एक एंगल होना जरूरी है। इसलिए जब भी हम साइन स्क्वायर ए देखेंगे, इसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि साइन ए एक इकलौती वैल्यू है, साइन इकलौता एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये साइन का स्क्वायर नहीं है, ये साइन ए का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए लिखने का तरीका यही होता है, साइन लिखते हैं, ए लिखते हैं और उसके बीच में साइन के ऊपर स्क्वायर लिखा होता है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, साइन ए करके और उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास साइन ए की वैल्यू है 0.5, तो अगर मेरे से कोई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछता है तो दैट वुड बी इक्वल टू साइन ए का स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू अगर 0.5 है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और 0.5 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 0.25। एक और चीज है हमारे पास कि हम जैसे साइन की वैल्यू कंसिडर करते हैं, लेट्स से मैं साइन एक्स कह रहा हूं, तो जैसा मैंने बताया था साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी ट्राइंगल में, चाहे ये इस एक्स एंगल की बात कर रहा हूं, चाहे ये एक्स एंगल कुछ भी हो, हमें पता है कि एक ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए जो हमें मेरा परपेंडिकुलर है किसी भी एंगल के लिए, वो हमें हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा। इसका मतलब ये जो रेशो है P अपॉन H, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, इसलिए मेरा जो P अपॉन H का रेशो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। किसी भी एंगल की अगर मैं साइन की बात करता हूं तो वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये बात याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे साइन के लिए था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा छोटा होता है परपेंडिकुलर, ऐसे ही कॉस के लिए भी है कि हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा बेस, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल हो उसमें कैसा भी एंगल हो एक्स, उसका बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है। इसलिए जैसे हमने ये निकाला, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि cos x की वैल्यू भी हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये चीज tan के लिए वैलिड नहीं होगी, tan की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि x अगर एंगल है तो x एंगल के लिए उसका परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन नहीं है। और tan x की डेफिनेशन क्या है, tan x का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तो tan x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तो tan x की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करूं कि अगर sin x 1 से छोटा है तो sin x का रेसिप्रोकल क्या है, cosec x। तो इससे हम एक और चीज ये भी निकाल सकते हैं कि cosec ऑफ एनी एंगल वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और ऐसे ही जैसे cos x 1 से हमेशा छोटा है तो cos x का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec x। sec x हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेट्स से आपके पास ट्रू फॉल्स आ जाता है कि कोई भी एंगल क्या ऐसा हो सकता है, लेट्स से आपको क्वेश्चन कहता है कि कोई एंगल है थीटा, उसके साइन की वैल्यू है 4/3, तो इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, इसलिए साइन थीटा, चाहे थीटा कोई भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, और ये वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है। इसलिए किसी भी एंगल के लिए साइन उस एंगल का 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है मेरी, ये फॉल्स है। आज के जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं इसके बेसिस पे आप अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 सॉल्व एग्जांपल्स और अपनी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, और जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस की मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो में आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो जो आपको समझ ना आई हो, वो आप कमेंट्स में देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगने लगेगी और समझ आने लगेगी। Thank you very much and stay tuned till the next video. Thank